समाज के सशक्तिकरण के लिए अच्छी शिक्षा और शिक्षा का अच्छा माहौल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में हमारे देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। हम इस समय वाराणसी के प्रतिष्ठित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ अतिथि अध्यापक भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि और जानेंगे कि इस नए यूजीसी के नियम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आपने इस गाइडलाइन को देखा होगा, पढ़ा होगा, आपको लगता है कि सब कुछ इसमें ठीक है? अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम विकास मिश्रा है। विकास जी, हाँ। जी, सब कुछ तो ठीक नहीं, लेकिन कुछ हद तक बहुत काफ़ी सही है। काफी सही है। काफ़ी सही, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आज भी कई विश्वविद्यालय में ऐसे भी छात्र हैं जो इनका कुछ, सभी तो लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी छात्र हैं कि जो कि उनको उनके नामों से, जातियों के आधार पर उनको अलग रखते हैं। ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने बात कही तो हम आपसे फिर बता दें कि किसी तरह से जातीय भेदभाव को रोकना इसका उद्देश्य है, लेकिन जो भी नियम बनाए गए हैं क्या ये उसमें सही रूप में व्यवस्थित होंगे, ये देखना होगा और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं पूर्व नियम की तुलना में ये बेहतर हैं? अब बनाए गए हैं तो बेहतर हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए शुरू से संस्कृत का विश्वविद्यालय रहा है और यहाँ कोई ऐसा हम लोग में दूसरा व्यक्ति यहाँ कोई ऐसी विषय नहीं आया, वो बात ठीक है। पूर्व के दो ऐसे चर्चित मामले रहे जिनके आधार पर ये गाइडलाइन तय की गई है, वो बात सच है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है? हाँ, तो दूसरे विश्वविद्यालयों में संस्कृत, आप इस विश्वविद्यालय को छोड़ के दूसरे विश्वविद्यालय में जो स्थिति है वो स्थिति में थोड़ी गंभीरता आई है। लोगों में ये चीज़ें का आजकल पोस्ट जैसे चल रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ समस्या है। चलिए, आपका नाम? मैं रोहित मिश्र। रोहित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर छात्र हैं? जी हाँ जी, मैं छात्र हूँ, शोधक छात्र हूँ। अच्छा, सो छात्र हैं। आपने पढ़ा होगा यूजीसी की पूरी गाइडलाइन, खूब बहस हो रही है सोशल मीडिया पर। एक तरीके से एक बात तो अब ये भी उठ रही है कि कहीं न कहीं इस गाइडलाइन में सवर्ण हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। आप भी मानते हैं? देखिए, इसको पूरी तरीके से काला कानून कहना चाहिए। ये SC/ST एक्ट से ज़्यादा भयंकर कानून आया है सवर्णों के लिए, सवर्णों को मारने के लिए है। सवर्णों की बहन कह दें कि स्त्रियों के लिए जो है जितना नकारात्मक ये प्रभाव डालेगा उतना कोई आज तक संविधान नहीं आया है। अंग्रेज़ों से ज़्यादा ये जो है हमारे ऊपर जो है कह दें कि अत्याचार करने वाला ये कानून है। आप ये कैसे कह सकते हैं, जरा आपको बता रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जब आप हमें कहते हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्या जाति है, मैंने आपसे पूछा कौन से धर्म से आप आए हैं, नहीं पूछा। आप एक ही जगह में, एक ही छात्रावास में हम सब लोग मिल करके रहते हैं, कभी मैंने किसी से नहीं पूछा। मैं धोती पहनता हूं, लेकिन उसके बाद भी आप ये जानते हैं कि आरक्षण के तौर पर सबको जो है हॉस्टल दिया जाता है, उनको अधिक स्थान दिया जाता है, फिर भी कभी ऐसा कोई विवाद हुआ ही नहीं। जानबूझ करके आप विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो है अब चिंतन करिए कि मैं और जो है हम दो मित्र बैठ कर के आपस में चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब वो जा कर के कुछ हम, हो सकता है मैं उससे जो है पढ़ने में ठीक हूँ, उसको मेरी बात ठीक नहीं लगी, मनमुटाव हो गया है ना, मनमुटाव हुआ, वो जाकर के शिकायत करेगा। ऑनलाइन पे शिकायत कर सकता है, ऑफलाइन कर सकता है। 24 घंटे के अंदर समिति बैठनी चाहिए, उसी के माध्यम से, है ना। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको देना होगा। 24 घंटे के अंदर समिति बैठेगी। समिति में लोग कौन होंगे? आप जो है पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, SC/ST होंगे, महिलाएं होंगी, दिव्यांग होंगे। सवर्ण कहाँ हैं? यदि एक शब्द आप जोड़ देते कि सवर्ण का भी एक व्यक्ति उसमें रहेगा तो क्या आपका बिगड़ जाता, लेकिन आपने वो नहीं जोड़ा है। अत्याचार किसके ऊपर करना है? 100% मतदान हम सवर्ण करते हैं बीजेपी को, लेकिन अत्याचार किसके साथ, दोहन किसका होगा? और जो बिल्कुल आपको वोटिंग में जो है मतलब कह दें कि घिसे पिटे लोग वोटिंग करते हैं, उनके लिए इतना करते हो आप। ठीक है रोहित, एक विषय और भी है कि पूर्व में ऐसे मामले देश में सामने आए जिसके आधार पर ये कहा गया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये नियम लाए गए हैं। बिल्कुल, रोहित वेमुला का आप देना चाहते हैं। चिंतन करिएगा कि यदि कुछ ऐसे आप विषय लेकर के आते हैं, फिर हुआ क्या? अपराध वो साबित हुआ नहीं।
इसी को लेकर के आपने ये आधार बना लिया कि यदि जो है दोष साबित भी नहीं होता है तो भी जिसने शिकायत किया उसकी शिकायत मान ली जाएगी, उसको दोषी मान लिया जाएगा। जिसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके प्रति वो शिकायत की गई, उसको जो है दोषी मान लिया आपने और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और कदाचित भविष्य में यदि वो निर्दोष साबित भी होता है उस समिति के द्वारा, जहाँ पर जो है उसके वर्ग के लोग ही नहीं हैं, उस समिति के द्वारा यदि वो निर्दोष साबित होता है तब भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अब ये कहाँ तक ठीक है? चलिए और लोगों से भी चर्चा करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम फिर से आपको बता दें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन 2026 यूजीसी के इस गाइडलाइन को लेकर बहस इसलिए छिड़ चुकी है क्योंकि सवर्ण लोगों का, जैसा कि इन्होंने भी कहा, कि मानना है कि इसमें इनके हित को नहीं रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय मिश्र है। अच्छा अजय जी, ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस गाइडलाइन को? मैं उसी नज़रिए से देख रहा हूँ जिस नज़रिए से भारत सरकार ने काले कानून को पारित किया है भारत देश में, और सवर्णों को बदनाम करने के लिए। सबसे पहले आज की सत्ताधारी लोग क्या कहते हैं कि सवर्णों ने शोषण किया, किसका? दलितों का किया। न आपने देखा, न हमने देखा, न जिसका हुआ वो देखा, करने कराने वाले सब सत्यानाश हो गए। तो मैं जो गाइडलाइन बनाए हैं यूजीसी का, मैं उनसे निवेदन करता हूं और खुला चैलेंज भी देता हूं उनको, दोनों स्वीकार करें। हमें न कोई डर है, न कोई लाज है, न कोई भय है, क्योंकि मैं एक कट्टर सनातनी और हिंदू हूं। हमें अपने जाति पर गर्व है। जिस तरह से उन्होंने गठन किया कि उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, विकलांग हो, महिला हो, उस कमेटी के सदस्य हों, ठीक है, वही उसका निर्णय करेंगे। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत देश का जो भी शिक्षा व्यवस्था है, तो आरक्षण वाले ही आरक्षण वालों को शिक्षा दें। सामान्य वर्ग के अध्ययन जाकर अंतर्गत वो अध्ययन न करें, सबसे पहले इस पर बैन होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आरक्षण वालों का इलाज हॉस्पिटलों में, जहाँ भी सरकारी डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, आरक्षण का यदि व्यक्ति है तो आरक्षण का डॉक्टर ही उसका इलाज करे, ठीक है। और जितनी भी आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, जब इस तरह से तुम बांट रहे हो, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको व्यवस्थाएं तय करनी। शासन सत्ता ने जिस तरह से सवर्ण को, ओबीसी, एसटी, एससी, दलित, पिछड़ा, विकलांग, ये शासन ने बांटा, हम ब्राह्मणों या सवर्णों ने नहीं बांटा है, ठीक है। लेकिन सुनिए, ये जन संदेश जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी तक कि आरक्षण वालों का इलाज, आरक्षण वालों की शिक्षा, आरक्षण वालों की सुरक्षा व्यवस्था, जिस तरह से आपने कानून आप पारित करते जा रहे हैं, तो वो उनको दीजिए। और सामान्य सवर्ण गठन भी होना चाहिए। हम लोग भी भारतीय हैं, हम लोग का भी अधिकार है, और सवर्ण गठन करके सवर्ण के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा की आवश्यकता यही है। बहस लगातार जारी है। इनके द्वारा ये कहा गया है कि आखिर में इस पूरे गाइडलाइन में एक कैटेगरी के लिए भी क्यों नहीं सोचा गया। इनका कहना यह है कि अगर कोई छात्र को प्रताड़ित किया जाता है तो वो सबसे पहले छात्र होगा, न कि किसी जाति का होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर साकेत शुक्ल, साकेत शुक्ला जी। आप? हाँ ठीक है शुक्ला जी, ये बताइए कि आपका क्या विचार है? क्या लगता है कि इसमें भी एक हित का एक विचार है कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने आज़ादी के लड़ाई के समय देश को बांटने का काम किया जिन्ना के साथ मिल करके, ये देश जो बटा आज़ादी के समय दो भागों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उसमें जिन्ना पहला जो अंग्रेज़ों का जो दलाल था और आरएसएस के लोग जो दलाल थे, उन लोगों ने देश को हिंदू और मुस्लिम करके दो भागों में बांटा। उसके बाद इस देश में फिर देश को तोड़ने की एक साजिश चल रही है। देश में 50 साल तक अगर भाजपा की सरकार नहीं आई थी, उसके पीछे उस समय की जनरेशन यह जानती थी कि यह देश के दलाल हैं और देश को इन लोगों ने तोड़ा है। इसलिए उस काल तक के जो जनता थी, उस तरह की जो जनरेशन थी, इसलिए उनको सत्ता में नहीं आने दिया। जब ये सत्ता में आए हैं तब इनका असली चीज़ पता चलने लगा है। अब पहले तो ये जातियों में बांटते थे देश को, अब भाई भाई में और मित्रों को बांट रहे हैं। हम जब इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो वहाँ पे जो हमारी मित्रता होती है, मान लीजिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 3000 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष आते हैं और निकलते हैं। उन 3000 लोगों में से मैं 10-5 लोग में हमारी मित्रता होती है। उसमें कहीं नहीं देखा जाता है कि यह किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। उसके जो विचार मिलते हैं तो वह मित्रता करता है।
उसको यह तोड़ने का साजिश है, अर्थात देश को तोड़ने का यह साजिश है। आपको मैं सुनिए मेरी बात, यह कर क्या रहे हैं कि आज जब सवर्णों के साथ, सवर्णों को पहला काम तो इन्होंने अल्पसंख्यक बना दिया, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग इत्यादि एक पक्ष में आ गए यूनिवर्सिटी कॉलेज में। अब बचा कौन? सवर्ण समाज। वह आज के डेट में अल्पसंख्यक हो चुका है इनके हिसाब से। तो अल्पसंख्यक को आप बना दिए हैं, और अल्पसंख्यक कैसे किसी बहुसंख्यक के ऊपर अत्याचार कर सकता है? यह गलत हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने इस व्यवस्था को बनाई तो आपने क्यों नहीं उस कमेटी में किसी भी सवर्ण को रखा? शिकायत मेरे खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ जांच होगी, और मेरा ही प्रतिनिधि नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह किसी भी सभ्य समाज का लक्षण नहीं है कि बिना आरोप के किसी को आरोपित बना करके और उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जेल तक भेजने की प्राविधान है इसमें। देखिए, इसी बात को लेकर बहस लगातार जारी है। कई ऐसे इसमें टर्म हैं जिसको लोग चर्चाओं के अपने बीच में शामिल कर रहे हैं, और सीधे सीधे उनका कहना है कि छात्र किसी भी वर्ग का हो वो प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हम आपसे भी एक अंतिम कमेंट लेंगे, आप क्या मानते हैं, क्या इसकी दिशा होगी गाइडलाइन? ऐसा है कि जो हमारे देश के राष्ट्र नेता हैं इस समय धृतराष्ट्र की भूमिका में है, और दूसरी चीज़ कि जिस देश का राष्ट्र का नेता हमारे मातृभाषा, हमारे भारत माता का दोनों भुजाएं कटवा दें, जिस राष्ट्र के नेता हमारे देश के भारत माता का दोनों भुजाएं कटवाएं, उसको नेता कहेंगे? ये अपने पद के लिए कुछ भी किसी भी सीमा पर तक जा सकते हैं। भाई भाई में लड़वा कर, मित्रों में लड़वा करके एक राजनीति करना चाहते हैं कि सलामत रहे कुर्सी हमारी। पॉलिटिकल, यानी कि एक तरीके से इनका आरोप है कि राजनीतिक मंशा के तहत ये लाया गया है। हम आप लोगों से भी, आपने कहा कि इसका आवश्यकता थी, प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी छात्र जो छात्र है, हर जगह ऐसे नहीं है, हो सकता है, लेकिन कोई भी जो छात्र, इसमें हमको ये ध्यान दे जो छात्र हो इसका मिसयूज ना करे। पता हम जता रहे हैं नहीं तो सरकार को वो चीज़ें रोकनी चाहिए, इस कानून में और चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे भी कोई छात्र प्रताड़ित ना हो। अब पता चले कि नहीं हमारा आ गया, हम फर्जी में गए और उसको पे केस कर दिए, वो लड़का जेल चला गया और उसकी गलत। स्वागत करते हैं इसका, आप भी इसका स्वागत करते हैं। बेहतर है। आपको लगता है कि हर एक कैटेगरी को इससे न्याय मिलेगा? हाँ, सबको न्याय मिलेगा। आप कैसे देखते हैं? नहीं भाई साहब, सबसे चर्चा करना आवश्यक है, हम आपको ही पर्याप्त समय दें और अन्य साथियों को नहीं है। आपको क्या लगता है, बेहतर है? नहीं, देखिए, जैसे गाइडलाइन आई हैं, इनकी ज़रूरत थी तभी आई हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आप एक उसमें दोष रहित होने पर भी दोष जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया आप उसको कुछ नहीं करें, ये बहुत गलत है। यहाँ पे हम आपकी पर्सनल दुश्मनी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे SC/ST एक्ट आया था, उसके तहत जब तक भाई हमारा जो अदालत है या कानून की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं सालों साल निकल जाते हैं, जब तक फैसला आता है तब तक या तो व्यक्ति निपट चुका होता है या कुछ भी। आप यहाँ के ही छात्र हैं? जी, मैं यहीं का। देखिए, हमारी चर्चाएं लगातार छात्रों के बीच जारी रहेगी। बिल्कुल, हम आपसे भी बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसे? मैं आपसे पक्ष और विपक्ष से हटकर कुछ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस के माध्यम से राज्य सरकार की शक्तियों को कम किया जाता है, और हमारा संविधान ही जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव से मुक्त करता है, और उसी संविधान को बनाने वाले, संशोधन करने वाले लोग ही ऐसे ऐसे एक्ट ला करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई छात्र क्या SC/ST छात्र उत्पीड़न का शिकार हो सकता है? क्या सवर्ण नहीं हो सकता? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी कि हर प्रकार का छात्र जो उत्पीड़न का शिकार उसका न्याय मिले? यदि आप इस तरह जातिवाद करके एक ही जाति को आप हमेशा वंचित कह करके कहेंगे तो वर्तमान में जो सवर्ण हैं तब तो आप इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, और अगली पीढ़ियां जो इन सवर्णों की आएंगी वो शोषित हो जाएंगी। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, हाँ, बस एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह जर्मनी में यहूदियों की स्थिति हो गई थी, वर्तमान में ब्राह्मणों की स्थिति भारत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही स्थिति रही तो जो बौद्धिकता है वो विदेश चली जाएगी और आप इन आरक्षणों के साथ चलते रहिए। शिक्षा की राजधानी काशी में हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों से, शिक्षाविद से इस बात पर चर्चा की, जहां बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सहमत भी नजर आए कि आवश्यकता थी तभी ये गाइडलाइन लाया गया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके माध्यम से कहीं न कहीं जनरल छात्रों यानी सामान्य वर्ग के छात्रों का जो अधिकार है वो प्रभावित हो सकता है। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।
है।